गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इतिहास का जो 8वीं का अध्याय कैसे, कब और कहाँ, भाग 1। हमने ये इतिहास का पहला ही चैप्टर है। इसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाए हैं, तो भाग 1 और भाग 2। तो अभी हमको कैसे, कब और कहाँ, तो इस अध्याय के अंदर हमें इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है। अभी हम लोग देखते हैं कि इतिहास इति अधिक हास मतलब पुरानी घटनाओं की जानकारी लेना। किसी देश का विकास जानने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास की अलग अलग परिभाषा है। समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हमें अतीत का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अतीत यानी पुरानी बीती घटनाओं का अध्ययन करना, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हम यदि जानते हैं तो उनके प्रशासन, उनकी लड़ाइयाँ, उनके कार्य, उनके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अतीत का अध्ययन कर हम न केवल अपनी बहुमूल्य विरासत के बारे में जान सकते हैं, अपितु उन कुप्रथाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उस समय प्रगति के लिए बाधक रही है। जैसा आपको मालूम है, जो इतिहास दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम है। जैसा आपको मालूम है, इतिहास की शुरुआत हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम के पुस्तक में सबसे पहली बार किया था, और इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी माना जाता है। अब जैसा इतिहास किसी देश, समाज तथा मानव से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख उसके अंदर होता है। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य की अनुभव की कहानी है। जैसा हमने अभी देखा, इतिहास की अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं को हमने देखा, तो ये तारीखें हमें महत्वपूर्ण क्यों होती है। एक वक्त था जब इतिहास का तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताशपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों के बारे में गर्मा गर्म बहसें होती रहती थी। तारीखों को पर्याय माना जाता था। लेकिन अब हमें इतिहास के इन घटनाओं के अलावा भी हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति के एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारी जनरली इतिहास के बारे में जो हमारी आम धारणा है, इतिहास बहुत उबाऊ है। इतिहास की तारीखें हमें याद करनी पड़ती है, रटना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। तो क्या इतिहास के बारे में यह अवधारणा सही है? अभी इतिहास से क्या तात्पर्य है? इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। अभी आप देखेंगे, नवपाषाण काल की अध्ययन से हमें अग्नि और पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उसके पहले पुरा पाषाण कालखंड था, तो उस समय लोगों ने पत्थरों के चीज़ों का हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू किया। जंगलों को साफ किया, जानवर को काटने के लिए, उसका मांस निकालने के लिए उपयोग किया। तो इस तरह जैसा पाषाण है, नवपाषाण है, अलग अलग समय, कांस्य युग है, लोह युग है। तो यह समय के साथ साथ जैसा इतिहास हमें उसमें बदलाव हमको दिखाई देता है। तो इतिहास अलग अलग समय में अपना बदलाव के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरा पाषाण समय में पत्थरों का उपयोग करते थे, कांस्य युग के समय कांस्य धातु को उपयोग करने लगे, जैसा कि लोह युग में लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। जैसा कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का हम यदि सोचते हैं तो योजनाबद्ध ढंग से नगरों का उन्होंने निर्माण किया था।
जैसा कि हम वेदों की बात करते हैं तो हमें जीवन के उद्देश्य, आयुर्वेद, संगीत और कला की जानकारी हमें मिलती है। तो आप यह अलग अलग समय में हमको ये इस तरह के बदलाव मिले। हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें राजनीति के आदर्शों के बारे में पता चलता है। अभी यह समय बदल गया। अशोक की कलिंग की लड़ाई से हमें पता चलता है कि युद्ध केवल विनाश लाता है, और इसलिए सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद किसी प्रकार के युद्ध करने से उन्होंने मना की थी, और वो युद्ध नहीं कर रहे थे, प्यार से युद्ध जीतने का उन्होंने चलन शुरू किया। जैसा महात्मा बुद्ध के जीवन से ज्ञात हुआ कि संसार दुखों का भरा हुआ है, ऐसे कई सारे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान की असफलता को देखकर विश्व विजय की योजना का उन्होंने परित्याग तक कर दिया। आप देखेंगे अतीत में किस तरह के परिवर्तन आ गए। दिल्ली के सुल्तानों की असफलता के कारण अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। अब उसमें आपका राजनीति आ गई, उसमें किस तरह के बदलाव उस समय अलग अलग समय में किस तरह हुए। आज के समय में जैसा आपने देखा होगा कि हिटलर ने और मुसोलिनी का कोई भी अनुकरण, जो उनके तानाशाही, उसका अनुकरण नहीं कर सकता। दूसरा, 20वीं सदी का आप उदाहरण देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ और अमेरिका ने जो जापान के ऊपर बम डाल दिया और उससे जो विनाश हुआ, आज इस तरह की गलती कोई भी नहीं कर सकता। परमाणु हथियार अस्त्रों का उपयोग करने के लिए वो बार बार सोच सकता है। तो इस तरह के कई हमें समय समय पर आने जो बदलाव आए हैं, तो उसके बारे में हमको ये इतिहास हमें गवाही है कि हमें इतिहास जो हमने भूतकाल में हमसे जो घटना घटी है, वर्तमान में सुधारने की कोशिश करना, भविष्य में इस तरह की घटना को हम किस तरह लगा सकते हैं, ये हमें केवल इतिहास से जानकारी मिल सकती है। हमें अतीत और वर्तमान की तुलना हम करते हैं, जैसा हमने अभी कई सारी तुलनाएं की। जैसा कि पहले लोग जो है यात्रा कैसे करते थे, क्या उनके पढ़ाई के साधन क्या थे, उनका वो जीवन किस तरह बिताते थे, हम समय का जिक्र करने लगते हैं और हमें पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं और पौराणिक घटनाओं का उसमें हम अध्ययन करते हैं। अब आप देखिए, ये चित्र है, एक ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा किए गए पहले नक्शे का आवरण का चित्र है 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक, अभी आप देख सकते हैं, भारत के लोग यहाँ पर स्वेच्छापूर्वक अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रति ब्रिटानिया को, ये आप देखिए, ये ब्रिटानिया है, ये को सौंप रहे हैं, मानो उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। इस तरह के जो चित्र तैयार किए जाते थे और उसमें उनकी विजय गाथा होती थी। जैसा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। जनरली हम लोग देखते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई होगी, इसको किसने उसका इस्तेमाल किया होगा, इसकी खोज किसने की होगी। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही हो रहा हो। कई बार हमारे सामने अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। बचपन में हमारे मन में बहुत सारे सवाल निर्माण होते हैं, मन में आते हैं, हर हम लोग हमें बड़े बुजुर्ग से इसके जवाब सुनते हैं, यदि उनको मालूम है वो बताते हैं। जैसा किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात को देखकर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी से चलते समय आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। जैसा आप सभी को पता है, हमारे देश में भारतीय रेल का निर्माण 16 अप्रैल 1853 में ठाणा से मुंबई के बीच में 33 किलोमीटर की रेल लाइन हमारे देश में बिछाई गई और यह सबसे पहले ट्रेन शुरू हो गई। और ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो इस तरह यह बदलाव या
इस तरह की जो शुरुआती किस तरह हुई। जैसा कि रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। अब ये भी हमारे मन में सवाल होता है। जैसा हम रेलगाड़ी में बैठते हैं और हमारे मन में सवाल आता है कि ये रेल की शुरुआत किसने की होगी, इसकी खोज किसने की होगी, और ये पटरी पर कैसे ट्रेन चलती होगी। तो कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिन ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, तो उस समय लोगों को जानकारी किस तरह मिलती थी। अभी आप देखिए, आज के समय में कोई भी घटना दिल्ली या विश्व में कहीं भी घटती है, तो हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबार के ज़रिए या अन्य सूचनाओं के स्रोतों के ज़रिए हमारे पास जानकारी रहती है। तो उस समय हमारे मन में ये सवाल उठना जायज़ है कि उस समय लोगों के पास जब प्रिंट नहीं था, तो ये लोग कैसे पढ़ते होंगे, जानकारी कैसे आती आती होंगी। ऐसे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीने में नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलती रहती है। हम एकाएक किस तरह का यह बदलाव आया उसके बारे में बोलना थोड़ा संभव नहीं हो सकता। इतिहास में किसी भी तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं है। अब ये जो प्रक्रिया है वो कई लंबा समय होता है, उसमें पीरियड होता है। केवल आपकी एक तारीख बताने से आपका इतिहास हुआ ऐसा नहीं है। जैसे भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। पहले किसी आदमी ने पिया होगा, फिर उसके बाद उसकी खोज हुई, कौन सा जैसा चाय की पत्ती की खोज हुई होगी, तो उसके बाद जो है शक्कर उसके अंदर डाला होगा, तो उसके बाद वो स्वाद जो है धीरे धीरे उनके जबान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ऐसा कोई बता सकता है कि सबसे पहले चाय पीना किसने प्रारंभ किया, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक लंबे समय, एक लंबे अंतराल में हो सकता है किसी ने ये चाय पीना शुरू किया होगा। लेकिन हमारे मन में ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक निश्चित तिथि नहीं हो सकती। जैसा हम प्लास्टिक की लड़ाई का बात करते हैं, या जो लड़ाइयाँ ब्रिटिशों ने हमारे साथ लड़ी और एक एक प्रदेश हमारे देश का उन्होंने अपने कब्जे में लिया, तो यह इसमें कई पीरियड है, समय उसमें है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, ये बताना संभव नहीं है। अब जैसा कि ब्रिटिशों के खिलाफ कब से किस व्यक्ति ने, कौन से लोगों ने किस बात के लिए कब विरोध किया, उसकी डेट तो हो सकती है। जैसा साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने किया, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन है, सभी ने अविद आंदोलन है, जैसा दांडी यात्रा है, यह आंदोलन की तारीख है। लेकिन उसके पहले ये किसने शुरू किया था, जो ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन, उसके एक पर्टिकुलर या कौन से समय, कौन से दिन में एकाएक अर्थव्यवस्था में भारत के बदलाव आ गया, उसकी एक निश्चित कोई तिथि नहीं है। वो एक लंबा पीरियड होता है। यह सभी चीज़ें एक लंबे समय में घटती रहती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। और जैसा लोग इतिहास के तारकों से क्यों जोड़ देते हैं, मतलब इतिहास यदि है तो उसमें तारीख या डेट होना क्यों ज़रूरी होता है। तो उसका एक उदाहरण है आपको, उसका एक कारण है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरों का इतिहास माना जाता था। जैसा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो इस तरह के जो युद्ध है, या सिकंदर का युद्ध कब हुआ, किस राजा के साथ हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे राजाओं के ऊपर कब चढ़ाई की, तो उसमें तारीखें हो सकता है महत्वपूर्ण हो सकती है। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, मतलब वो राजा कब राजा बना, किस साल उसका विवाह हुआ,
किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल उसने लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके स्थान पर गद्दी पर कौन बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह की घटनाओं के लिए तिथि आवश्यक होती है, क्योंकि उसके बगैर तो हमारा इतिहास नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, उनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो ये तारीख हमारे पास होना जरूरी होता है, क्योंकि उसके लिए राज्याभिषेक उनका 6 जून 1674 में होगा, तो वो कोई लंबा पीरियड नहीं हो, उस दिन पर्टिकुलर उस दिन वो घटना घटी है और इसलिए वो तारीख जरूरी है। अभी आप ये चित्र 2 विज्ञापन की पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। मतलब जो उत्पादक प्रोडक्शन करने वाले जो कंपनी के लोग हैं, तो बाजार उनके लिए कैसा बना। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। और इस तस्वीर में पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में पीछे की तरफ ये आपको महल दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप। और जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा ये आर्थर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ। और यह राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनाट की पदवी दी गई थी। तो लोग एहसास करते कि बड़ा व्यक्ति है, यदि वो चाय पीते हैं, इस तरह की एडवर्टाइज है, तो चलो हम भी चाय पीकर देखते हैं। अब यहाँ कौन सी तारीख है। कुछ तारकों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारकों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, अतीत मतलब बीता हुआ समय, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो ये महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। जैसा कि अब हमने देखा कि कौन सा राजा कब बना, उनको पत्र पुत्र कब हुआ, उनकी शादी कब हुई, उनकी लड़ाइयाँ कब हुई। तो केवल ये तारीखें ही महत्वपूर्ण नहीं होती है कि बाकी उस समय उस राजा का प्रशासन कैसा था, उस समय की समाज व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था की कैसी थी, लोग क्या करते थे, उनके रोजगार के स्रोत क्या थे, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे, उनके हरेक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ यह खत्म होता है। अभी आपको मालूम है उसमें कंपनी जो अधिक रियायतों की मांग करने लगी। अभी उसमें अलग अलग अध्यायों से हम दूसरे गवर्नर जनरल के जैसे वारन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वेलेस्ली है, जैसा उन्होंने तैनाती फौज भारत के अंदर शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने हमारे देश में हड़प नीति की शुरुआत की थी। जैसा संबलपुर सतारा जो राजा थे झांसी, तो उनके जिनको दत्तक पुत्र मतलब खुद का पुत्र नहीं है, तो उनका दत्तक पुत्र नामंजूर किया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। जैसा लॉर्ड अपने कैनिंग है, लॉरेंस है, लीटन है, रिपन है, कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था और ये पहले वाइसराय इनको बनाया गया और अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉरेंस है, लीटन है। रिपन का नाम जो स्वायत्त संस्थाओं के जनक के रूप में लिया जाता है। जैसा करझन अलोकप्रिय गवर्नर था, वाइसराय था, जैसा उनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। अरविंद, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय होता था।
ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों का जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रशासन के अंदर भारत में जो बदलाव किए, उन बदलाव जैसा आप गवर्नर जनरल का भी कार्यकाल लेते हैं या वाइसराय का कार्यकाल लेते हैं, तो उनके समय में भारतीय राजनीति में, समाज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में क्या बदलाव आए, उन्होंने नए नए प्रकार की नीतियाँ भारत के अंदर लागू कर दिया और उसमें जो परिवर्तन हो गया, उनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? भारतीय गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे के में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जैसा कि विभिन्न समूह उस समय भी थे, उनकी जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय ये लोग खेती करते थे, कौन से फसल का उत्पादन करते थे, तो इनका उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। केवल गवर्नर जनरल के प्रशासन और उनके राजनीतिक नीति के बारे में ही बता के पूरा इतिहास या उनके जीवन और कार्यकाल के बारे में ही या उनका स्वभाव किस तरह का था, उस पर ही आपका इतिहास नहीं होता। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य आए, तालमेल आ जाए। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके अथवा याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद होता है। अभी हमने पूरे गवर्नर जनरल ले लिए तो उसमें हमको तालमेल सामंजस्य करना मुश्किल है, लेकिन हम पर्टिकुलर पीरियड लेते हैं। जैसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई और उनका जो पीरियड है, उनके जो नेतागण थे, तो उन्होंने जो अलग अलग उसका पीरियड, जैसा 1885 से 1905 के बीच में क्या होगा, एक छोटा पीरियड है। 1905 से 1920 उसके बीच में क्या हुआ, 1920 से लेकर 1930 में क्या हुआ, जैसा महात्मा गांधी के पास नेतृत्व आ गया 1920 के बाद, उस समय अंग्रेजों को उन्होंने विरोध कैसा किया। तो ऐसा एक पीरियड उनका हम लेते हैं तो उसमें सामंजस्य आ सकता है या उस विषय को हम अधिक ज़्यादा डिटेल तरीके से बता सकते हैं। अभी आप चित्र देखिए, ये वारेन हेस्टिंग्स का है। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल ये बने हैं। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, उनके जीवनियाँ, उनके गौरव गाथाओं में, तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तिमत्व को उभारा जाता था और ऐसे चित्रों का प्रदर्शन इंग्लैंड में ही लगाया जाता था ताकि लोग, ब्रिटिश लोग भारत में आए, अपनी सेवा दें और उनका दबदबा वहाँ पर किस तरह है, तो इस तरह वह अपने खुद के चित्र निकालने के लिए लगाते थे। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, मतलब पीरियड हम कैसा तय करते हैं? सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यह देख सकते हैं आप, ब्रिटिश भारत का इतिहास उन्होंने किताब लिखा। लेकिन इस किताब के अंदर उन्होंने क्या किया, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कालखंड के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने भी मान लिया, क्योंकि सबसे पहले भारत में शासन हिंदुओं का था, बाद में जो है सुल्तान और मुग़ल आ गए। जैसा इसमें मुसलमानों का इतिहास 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिशों का इतिहास आ गया, तो उन्होंने इस तरह 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को उन्होंने बांटा है और उनका किताब है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई आपको समस्या दिखाई देती है? तो उसमें इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या ऐसा ज़रूरी है या अलग अलग कालखंडों में उसको बांटना? इसकी वजह है,
हम एक दौर की खासियत उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसा हिंदू पीरियड है, तो हिंदू राजा कैसे थे, क्या वो बाकी अन्य समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। जैसा हम मुस्लिम सत्ता के मतलब मुस्लिम सत्ताधीश थे, राजा थे, शासक थे, उनके समय में यह व्यवस्था किस प्रकार की थी, लोगों का जीवन किस प्रकार था। जैसा हम तीसरा कालखंड देखते हैं, जैसा कि ब्रिटिश, तो उनके समय में किस तरह प्रशासन था, लोगों का लोग किस तरह जीवन जी रहे थे, समाज व्यवस्था किस तरह की थी। तो वैसे एक खासियत और उनके तत्वों को पकड़ना ज़रूरी है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। यह शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में क्या क्या बदलाव आए। जैसा हमने देखा पुरापाषाण युग में पत्थरों के चीज़ों का इस्तेमाल लकड़ी की कटाई, मांस काटने के लिए या जंगल को साफ करने के लिए करते थे। जैसा कि नवाश्म युग में आपका अग्नि और जैसा कि पहिए की खोज हो गई, उसमें बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। उस समय लोगों ने बर्तन बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अग्नि की खोज होने से लोगों ने मांस और अन्न जो है उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, उसका मांस, ये अग्नि का उपयोग उसके लिए करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह आप लोग देखेंगे कि ये अवधि में उसके बीच में क्या क्या बदलाव आए। जैसा कांस्य युग का हमने देखा, कांस्य युग में जैसा कांस्य के बर्तनों का उपयोग लोहे का कांस्य के इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा लोह युग की सभ्यता में लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप हड़प्पा सभ्यता की, मेसोपोटामिया सभ्यता, माया सभ्यता, एस्टेक सभ्यता, ये अलग अलग, मिस्र की सभ्यता। और इसके अलावा पीरियड, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राचीन, अति प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन आधुनिक। तो उन जो कालखंडों के बीच में क्या क्या बदलाव आए उसका अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। जेम्स मिल की भारत के बारे में राय क्या है? एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। जेम्स मिल का कहना था कि एशियाई समाज जो है, उनकी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये यूरोप के मामले में पीछे है। भारत के बारे में उनका कहना था कि भारत में लोगों के आने से पहले या हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। उनका ऐसा कहना है, हिंदू और मुसलमान यह तानाशाह थे। भारत में केवल धार्मिक वैर, हिंदू मुस्लिम इनके बीच में वैर था, जातिगत बंधन थे, अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल के राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। उनका कहना है कि यह भारत के अंदर पहले ये खामियां थी और इनमें बदलाव यदि लाना है, करना है, तो केवल ब्रिटिश शासन ही ब्रिटिश शासन ही इनमें बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाना चाहिए और वो काम हम कर सकते हैं। उनका ये भी सुझाव था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बगैर भारत की प्रगति नहीं हो सकती। जैसा भी ये जेम्स मिल का कहना है कि इस तरह ये लोग तानाशाह थे, धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन थे, अंधविश्वास थे, और यदि भारत में इनके पास सभ्यता नहीं है और इनमें बदलाव लाना है तो यूरोपीय शिष्टाचार को अपनाने, कला, संस्था और कानूनों को यदि लागू करते हैं तो हम इनको ज्ञान, जीवन और इनकी प्रगति हो सकती है। लेकिन आपने देखा वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल से लेकर माउंटबेटन तक भारत के अंदर अलग अलग गवर्नर जनरल और वाइसराय ने वो किस तरह अपनी नीति अपनाई और भारत के लोगों को दमन किया, इसका भी इतिहास आपको मालूम है। जैसा जेम्स मिल के राय धारणा भारतीय परिवेश में योग्य की अयोग्य, जैसा अभी हमने देखा उनकी यह धारणा थी भारत के बारे में, ये लोग असभ्य लोग हैं, अंधविश्वास ज़्यादा है, तानाशाह शासक है, इनमें बदलाव लाना हम ला सकते हैं।
मिल की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेज शासन के पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो ये गलत है। इतिहास को हिंदू और मुसलमान दौर कहा जा सकता है क्या? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा कहते तो इसका मतलब औरों के जीवन और तौर तरीकों में कोई महत्व नहीं होता। प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं था। अब सभी को मालूम है, अकबर के समय अकबर भले ही मुगल शासक थे, मुस्लिम थे, लेकिन सबसे धार्मिक सहिष्णुता के शासक के रूप में इनको माना जाता है। जैसा उन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने के बावजूद भी किसी अन्य समुदाय के लोगों को यह धर्म अपनाने के लिए उन्होंने बाध्य नहीं किया। जैसा सभी धर्म के लोगों को इबादत खाने में बुलाकर वह अलग अलग अपने अपने धर्म के विषयों पर विषयों पर चर्चा करते थे। तो इसका मतलब ये जेम्स मिल की राय या अवधारणा उनकी गलत है, क्योंकि उस समय में अलग अलग राजा अलग धर्म का होता था, समाज अलग अलग धर्म के होते थे, उसके बावजूद भी उनके बीच में सहिष्णुता थी। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण क्या है? भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्ययुगकालीन और आधुनिक काल में उसको बांट देते हैं। इस विभाजन की समस्या क्या है? इतिहास को इन खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिम से आई है। मतलब ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में भारतीय इतिहास को बांटते हैं, तो इन कालखंडों में बांटने का ये जो चलन है ये पश्चिम से आए, यानी यूरोप से आए। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मतलब जो आधुनिक कालखंड में जो बदलाव आ गए, तो जिसके कारण आपका मध्ययुगीन काल में या आधुनिक पीरियड की बातें, आधुनिक कालखंड की बातें मध्ययुगीन कालखंड में देखने को नहीं मिलती थी। उनका मानना था कि मध्ययुगीन समाज में सभ्यता नहीं थी जो आधुनिक समाज में विशेषता है। तो इस अवधारणा को हमने मानना चाहिए। तो अंग्रेजों के शासन काल में भारत में समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक प्रगति और विकास का दौर था। तो फिर हम इन पश्चिम के जो प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक काल को हम जो भारत के संबंध में कैसा माने? क्योंकि वो जो चाह रहे थे हम या प्रगति करेंगे, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, हम यहाँ सभी को समान मानते हैं। तो इस तरह की समानता क्या भारत में जब अंग्रेज़ों ने शासन अपना चलाया, तो क्या उन्होंने सभी बातें भारतीयों को समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति की दिलाई? और ऐसा होता तो भारतीयों के साथ इस तरह के आंदोलन भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ करने की जरूरत ही क्या थी? जैसा कि अभी हमने इतिहास का जो पहला अध्याय है उसके आधे भाग पर हमने भाग 1 में हमने पूरा किया है। अभी हम पार्ट 2 इस अध्याय का हम उसको भी हम अब पूरा करेंगे। जैसा कि उस पर अभी जो पाठ हमारा पहला हुआ है भाग 1, उसके ऊपर कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसको आप लिखें। इतिहास किसे कहते हैं? दूसरा, जेम्स मिल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तीसरा, भारतीय इतिहास को कौन से 3 भागों में बांटा है? चौथा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसे क्या समस्या है? और भारत के प्रमुख गवर्नर जनरलों के नाम बताइए। तो यही हमारा ये आधा चैप्टर खत्म होता है। हम अभी पार्ट 2 में आप देखिए। धन्यवाद।